संध्या का नमस्कार। पेश है आपके सामने आपका ये जी कुमार। कैसे हैं दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग का 8वां फिल्म में दिखलाने जा रहा हूं, फिल्म नंबर 8। दोस्तों, देश के विभिन्न जगहों से आ रहे विद्यार्थियों की मांग पर मैंने यह निर्णय लिया है कि जीएस फाउंडेशन बैच का शुल्क 2 दिनों के लिए फिर से 399 ही कर दिया जाए। जो शुल्क बढ़ा दिया गया था उसे कम कर दिया जाता है। आप लोग जल्द से ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये ऑफर छूट न जाए। आप लोग के लिए यह ऑफर केवल 2 दिनों का है। जय हिंद। भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे सुन रहे तमाम विद्यार्थियों, आप लोग इस बात को जान लीजिए कि यह लेसन जनरली पढ़ाया ही नहीं जाता है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, इस लेसन का महत्व कम इसलिए माना जाता है शिक्षकों द्वारा, या विद्यार्थी भी इस लेसन पे कम ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस लेसन से एक आध ही नंबर का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन क्वेश्चन चाहे 1 नंबर का पूछे चाहे आधा नंबर का, वह लेसन आपके मेमोरी में होना एकदम जरूरी है। याद रखिए, यह आपका सिनेमा नंबर 8 है। ये आपको मौर्य वंश के पतन के बाद, आप लोग को याद होगा 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की स्थापना की थी। उस समय के बाद भारत का क्या हुआ, यह कहानी इसी अध्याय में, इसी लेसन में है। आप लोगों को मैं एक बात और बतला देना चाहता हूं मेरे जिगर के टुकड़ों, कि आप लोग का एक लेसन मैंने और छुपा के रख दिया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये आपको मैंने इसलिए उस समय 16 महाजनपद के बाद मगध की कहानी स्टार्ट कर दी क्योंकि मजा किरकिरा हो जाता, कहानी सुनने में मजा नहीं आता। इसलिए बीच में, ये तो भगवान की कहानी है और भगवान को तो जब पूजा कर लो तभी भगवान खुश हो जाते हैं। तो इनको मैंने प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम लेसन के रूप में, यानी 11वां फिल्म के रूप में मैं आपको बतला दूंगा, और उस समय प्राचीन भारत का समाप्ति हो जाएगा और हम लोग मध्यकालीन भारत में प्रवेश कर जाएंगे। याद रखिए, जो चीज मैं छोड़ दे रहा हूं, आप ऐसा मत समझिए कि मेरे ध्यान से उतर गया है वो बात। ऐसा मत समझिए कि इस लेसन में ये बातें भी थी, सर नहीं बतला पाए हैं। आप मेरी कहानी सुनिए, मुख्य रूप से मजा लीजिए मेरी कहानी का। इसके बाद आपको जो असाइनमेंट और अंत में मेरी किताब मार्केट से खरीद लेना है। मेरी किताब जब आप खरीद लेंगे मार्केट से, 100% क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं आपसे बन जाएगा। 100 में 100 क्वेश्चन बन जाएगा जीएस का। यानी अगर 20 क्वेश्चन पूछा है तब 20 बन जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप लोग इतना हड़बड़ाइए मत। आप लोग का कमेंट कभी कदाल जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप लोग ना जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में आ गए हैं कि जल्द से जल्द इस सर से हमको जितना ज्ञान मिलता है उसको ले ले। अरे बेटा, हर चीज का एक टाइमिंग होता है। आपको ज्ञान मिल जाएगा। आपको केवल इतिहास ही नहीं पढ़ना है मुझसे, ये फाउंडेशन बैच है, इसमें पूरा विषय आराम से धीरे धीरे पढ़ना है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे उतावले हो जाते हैं, सर मेरा 1 महीना में एग्जाम है, सर 20 दिन में सर मेरा एग्जाम है, फास्ट इतना कर दीजिए कि मेरा जीएस निकल जाए। ऐसा संभव है कहां? 20 दिन में अगर मैं फास्ट कर देता फाउंडेशन बैच को और रिजल्ट आ जाता तो बेटा आपका शुभचिंतक है हम, रिजल्ट से आपके रिजल्ट से मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे मिलेगी कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा रिजल्ट प्राप्त कर लिया। लेकिन वो तरीका गलत हो जाएगा, इसलिए आप मन में संदेह न पालें। आप ये मत सोचिए कि केवल हम आपको कहानी बढ़िया बढ़िया सुनाते हैं और उस अध्याय का क्वेश्चन कम बनेगा आपसे। बिल्कुल नहीं बनेगा। अभी तो आप सिर्फ मेरी कहानी सुन रहे हैं, पीडीएफ भी सही ढंग से आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। जब पीडीएफ टोटल पहुंच जाएगा इतिहास का, जब मेरी किताब को आप पढ़ लेंगे, मैं 12-13 साल से राइटर हूं, तो आप उसे भी जब पढ़ लेंगे, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। आप क्वेश्चन की चिंता मत कीजिए, केवल पढ़ाई कीजिए। और अभी चूंकि मैं फाउंडेशन बैच में हूं तो थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिए और आप भी समय बचा के रखिए ताकि ज्यादा गहराई से पढ़ा जा सके। मेरे बाद फिर आप कोई गहराई, बिल्कुल कहानी के आधार पर कोई नहीं पढ़ाएंगे, कोई व्यक्ति नहीं कहानी ऐसे सुनाएंगे। वो सीधा अपना स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और टिक करेंगे, हो गया आपका पढ़ाई पूरा।
ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए अंत में ठीक है, लेकिन पहले आप बेसिक मैटर मजबूत कर लीजिए ताकि आपका लाइफ डगमगाए नहीं। हम आगे चलते हैं फिल्म नंबर 8 पे, जो है भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच। यह वह काल था जब भारत में मौर्य वंश का पतन हो गया था। और आप सबों को पता होगा कि जब बहुत बड़ा पत्थर बिखरता है, टुकड़े टुकड़े में बंटता है, तो असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों का उदय होता है। आप लोग को पता होगा कि इतिहास गवाह है कि जब बहुत बड़ा साम्राज्य बिखरा है तो बहुत छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ है। एक जो साम्राज्य होता है वो अनगिनत राज्यों को अपने में समेटे रहता है, और वे राज्य इस कारण से चुपचाप उस साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि इस साम्राज्य से विरोध करने का, विद्रोह करने का मतलब मौत ही है। जब 184 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करके पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी, तो यह संदेश पूरी दुनिया में चला गया कि भारत में अब एकाग्रचित राज्य नहीं है, भारत में संगठित साम्राज्य नहीं है, और छोटे छोटे बहुत सारे आक्रमणकारी जो पहले से ताक में थे कि कब भारत की स्थिति खराब हो, कब। ये याद रखिए, ये घर और देश सबका एक ही सिस्टम है। आपके घर में भी जब आपके भाई भाई में झगड़ा चलेगा, जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाएगी कि घर में कलह होगा, तो बाहरी आपका फायदा उठाएंगे ही। इसलिए सदा सतर्क रहिए। ये घर की ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल की, नेशनल की, सबों की यही नीति होती है। आगे चलते हैं हम कि जब पूरे दुनिया में इस बात का पता चल गया कि भारत में मौर्य वंश समाप्त हो गया है, अब उसको लूटा जा सकता है, खसोटा जा सकता है, तो तमाम प्रकार के आक्रमणकारी भारत की ओर अपनी अपनी सेना लेके आगे बढ़ने लगे। कुछ तो यहां से लूट खसोट मचा के चले गए, कुछ का मकसद केवल लूटना था, सोना लूटो भागो, संपत्ति लूटो भागो, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी आए जो यहां बस भी गए, और यहां पे उन्होंने अपने सभ्यता संस्कृति को, यहां पे एक तरह से यहाँ की सभ्यता संस्कृति और वहां की सभ्यता संस्कृति मिलकर एक नई सभ्यता संस्कृति का उदय किया। याद रखिए, अब जो लोग आए और यहाँ सैकड़ों हजारों वर्ष तक रहे, तो ऐसा थोड़ा कि शादी वो अपने देश में जाके किए होंगे और वहाँ फिर वहां से यहाँ आए होंगे। यहीं आए, यहाँ शादी विवाह किए, यहाँ के रक्त वहाँ के रक्त में मिश्रण हुआ, और इस प्रकार एक नई सभ्यता संस्कृति का उदय हुआ, और इस प्रकार भारत में नए प्रचलन का एक प्रारंभ हुआ। लेकिन हम इस अध्याय को 3 खंडों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले खंड 1 पढ़ेंगे, भारत उत्तर में। इस काल में भारत, उत्तर भारत में क्या हुआ था, ये अलग खंड में पढ़ेंगे। दूसरा खंड पढ़ेंगे 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का मध्य भारत। फिर तीसरा भाग में पढ़ेंगे भारत दक्षिण भारत, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। ये 3 खंडों में हम बांट के इस काल का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जटिल अध्याय है, इसलिए इतिहासकारों ने इसे 3 खंडों में बांट दिया है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का उत्तर भारत, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का मध्य भारत, और 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का दक्षिण भारत। हम बारी बारी से आपको बतलाएंगे तीनों के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का उत्तर भारत, खंड 1 में। हम सबसे पहला खंड में पढ़ेंगे 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का उत्तर भारत। इस स्थिति में 500 साल में क्या हुआ, यहां अनगिनत आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमला किया, उत्तरी भारत में लूट खसोट मचाया, कुछ लोग तो लूट के चले गए, बहुत सारे ऐसे राजवंश आए जो यहां बस गए और उन्होंने अपने शासन का विस्तार किया। इसमें से सबसे पहले आए थे
हिंद यूनानी। जान लीजिए, हिंद यूनानी वंश सबसे पहले आए थे उत्तर भारत में, हमला किया था इन्होंने और उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। यह हिंद यूनानी वंश यूनान के मूल निवासी थे। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये वंश मूल निवासी थे यूनान के। ये यूनान से चलकर आए थे और इन्होंने भारत में आकर अपना शासन स्थापित किया। इस राजवंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वह था राजा मिलिंद। राजा मिलिंद हिंद यूनानी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे और इन्हें मिनांडर के नाम से भी जाना जाता है। राजा मिलिंद कहिए या मिनांडर कहिए। इस समय महान बौद्ध गुरु हुआ करते थे नागसेन। वो इतने बड़े बौद्ध गुरु थे कि उनकी बात को जो सुनता था वह बौद्ध धर्म धारण कर लेता था। लेकिन राजा मिलिंद ने यह कसम खा रखी थी कि जब तक उसे कोई बिल्कुल हरा नहीं देगा उनके प्रश्नों से, तब तक वो किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं बनेंगे। इसके बाद राजा मिलिंद और नागसेन के बीच एक बार दरबार में प्रश्नोत्तरों का एक ऐसा दौर चला, इतने अनगिनत प्रश्न पूछे गए और इतना अनगिनत उत्तर दिया गया नागसेन का कि एक किताब की रचना कर दी नागसेन ने, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक। मिलिंद पन्हो का मतलब ही होता है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में आपको राजा मिलिंद द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और नागसेन द्वारा दिया गया उत्तर है। अंत में राजा मिलिंद की हार हो गई और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। यह है राजा मिलिंद की कहानी। याद रखिए, हिंद यूनानी राजवंशों ने ही सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का चलाया था। सोने का सिक्का चलाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा गया एग्जाम में, अक्सर पूछा जाएगा एग्जाम में कि सोने के सिक्के का प्रचलन करने वाला सबसे पहला राजवंश भारत में कौन था, तो हिंद यूनानी वंश ही था। याद रखिए, दूसरा जो है एक और इंपॉर्टेंट बात, भारतीय रंगमंच पे पर्दा का प्रचलन हिंद यूनानी राजवंशों ने किया था। भारतीय रंगमंच पे भारतीय रंगमंच पे पर्दा देखते हैं ना, पर्दा जब भी कोई नाटक होता है तो पर्दा हट जाता है और नाटक समाप्त होता है तो पर्दा लगा दिया जाता है। इस प्रचलन की शुरुआत की थी हिंद यूनानियों ने ही। भारत में सबसे पहले भारत के रंगमंच पर पर्दा लाने वाला व्यक्ति, पर्दा लाने वाला राजवंश हिंद यूनानी राजवंश ही था। इससे आगे चलते हैं तो दूसरे जो महत्वपूर्ण राजवंश आए भारत में, उत्तर भारत में वे थे शक राजवंश। शक जाति के लोग मध्य एशिया से चलकर भारत में आए थे, मध्य एशिया से आए थे। शक वंश याद रखिएगा, इस काल को ही आधार बना के, इस काल को ही आधार बना के भारत सरकार राष्ट्रीय पंचांग चलाती है। इस काल को ही, शक काल को ही आधार बना के राष्ट्रीय पंचांग जो चलता है भारत में, शक काल को ही आधार बना के चलता है। इससे आगे चलते हैं तो शक वंश के सबसे महान शासक रुद्रदामन प्रथम हुए। शक वंश के सबसे महान शासक हुए रुद्रदामन प्रथम। यह राजवंश भारत में सौराष्ट्र काठियावाड़ के क्षेत्र में मुख्य रूप से बस गया था और यह उत्तर भारत के सौराष्ट्र और काठियावाड़ वाले क्षेत्रों पर कई वर्षों तक, कई सौ वर्षों तक शासन किया। शक राजवंश काफी महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है और इसने इस देश में एक प्रकार से
एक प्रकार से मिश्रित सभ्यता संस्कृति का उदय किया, जिस प्रकार हिंद यूनानियों ने किया था। इससे आगे चलते हैं तो तीसरा जो राजवंश आया था उत्तर भारत में, उसका नाम था पार्थियाई। पार्थियाई वंश। ये लोग ईरान के निवासी थे। ईरान के निवासी थे। पार्थियाई राजवंश ईरान के मूल रूप से निवासी थे और ये लोग ईरान से चलकर भारत में आए थे और उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। इस वंश के सबसे महान राजा का नाम था गोंदोफनीसर। गोंदोफनीसर। इन्हीं के काल में महान ब्रिटिश यात्री सेंट थॉमस भारत आया था। सेंट थॉमस। वो अपने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था। भारत में अपने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था। गोंदोफनीसर के ही काल में सेंट थॉमस। इससे आगे चलते हैं कुषाण राजवंश। ये सबसे अंत में आए और ईसवी के प्रथम कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के थोड़े से ही बाद आए थे। ठीक है। ईसवी के प्रथम ईसवी शताब्दी में आकर इन्होंने बाकी सभी राजवंशों को खदेड़ दिया और खुद पेशावर में जम गए। पेशावर और तक्षशिला में जम गए और ये काफी शक्तिशाली राजवंश थे। इनका मूल निवास स्थान चीन था। चीन से आए थे और ये पेशावर और तक्षशिला में जम गए थे। मथुरा इसके राज्य के दक्षिणी कोर पे बसा हुआ महत्वपूर्ण नगर था। मथुरा आप अभी जानते होंगे। तो कुषाण राजवंश के जो सबसे महान शासक थे उनका नाम था राजा कनिष्क। राजा कनिष्क को भला कौन नहीं जानता। यह 78 ईस्वी में शासन पर बैठे थे। 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। और इनके शासन के इसी समय को आधार बनाकर भारत में शक संवत का निर्माण किया गया। राजा कनिष्क के ही शासन के प्रारंभ को से शक संवत की शुरुआत होती है। याद रखिएगा, राजा कनिष्क ने ही शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत को शुरुआत करने वाला व्यक्ति राजा कनिष्क थे, जो कुषाण राजवंश के शासक माने जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। ये कनिष्क भारतवर्ष के महान शासकों में से एक गिने जाते हैं और इनका राज्य मध्य एशिया तक फैला हुआ था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं के भारतीय राजा इनसे भय खाते थे। राजा कनिष्क बहुत ही महान शासक हुए और इनके शासन काल से संबंधित कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके लिए सदा राजा कनिष्क को याद रखा जाएगा। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कुषाण काल में ही चला था। याद रखिएगा, सबसे पहले हिंद यूनानियों ने चलाया था और सबसे ज्यादा मात्रा में चला था कुषाण राजवंश में। सबसे ज्यादा मात्रा में सोने का सिक्का चलाया था। सोने का चलाया गया। याद रखिएगा, ये चारों राजवंश, हिंद यूनानी राजवंश, शक, पार्थियाई, कुषाण, ये चारों राजवंशों ने बारी बारी से उत्तर भारत प्रशासन किया और इन्होंने भले ही शुरू में तो ये आए थे लूट खसोट मचाने ही, लेकिन जब ये लोग यहाँ बस गए तो यहाँ की धरती से इन लोगों को बहुत स्नेह हो गया, प्रेम हो गया और ये लोग यहाँ अपनी सभ्यता संस्कृति का उदय करने लगे और यहीं बस गए, यहीं के होकर रह गए और यहीं को इसी धरती को अपनी धरती मान बैठे और इस प्रकार ये भी भारत का ही अंग बन गए। इससे आगे चलते हैं हम खंड 2। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के
बीच का मध्य भारत। दो सौ ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का मध्य भारत। याद रखिए, ये मध्य भारत कहिए या इस काल में दक्कन के क्षेत्र में या दक्षिणापथ में, दक्कन का क्षेत्र या दक्षिणापथ, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता दक्षिणापथ कहलाता था। दक्कन का जो क्षेत्र था, मध्य क्षेत्र, उसी को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। वहां पे इस काल में 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में सातवाहन राजवंश का शासन था। सातवाहन राजवंशों का शासन था। माना जाता है कि इनके वाहन में 7 घोड़े लगे हुए होते थे, इसीलिए इन्हें सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता था। इस राजवंश के सबसे महान शासक का नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसे पश्चिम का स्वामी भी कहा गया है। इन्हें पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता था, क्योंकि इनका साम्राज्य पश्चिम तक फैला हुआ था। ये पश्चिम के भी कुछ प्रदेशों को जीत लिए थे, इसीलिए इन्हें पश्चिम का स्वामी कहा गया है। अक्सर पूछता है किस राजा को पश्चिम का स्वामी कहा गया है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को पश्चिमी का स्वामी कहा गया है। इससे आगे चलते हैं। खंड 3, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का दक्षिण भारत। इस काल में 3 राज्यों का बोलबाला था दक्षिण भारत में। सुदूर दक्षिण भारत में इस काल में 3 राज्यों का बोलबाला था, जिनका नाम था चोल, पांड्य, चेर। चोल, पांड्य और चेर, ये 3 राज्य थे। इन्हें इतिहास में 3 सौतीन राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों का एक काम था लड़ाई करना और एक दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयास करना। ये तीनों इतने कुख्यात हो गए लड़ाई के लिए अपने, कि पूरे इतिहास में इसे 3 सौतीनिया राज्य के नाम से जाना जाता है। अर्थात सौतन की तरह लड़ने वाला 3 राज्य, ये था चोल, पांड्य और चेर। याद रखिएगा, चोलों की राजधानी तंजौर थी, पांड्य की राजधानी मदुरै थी, चेर की राजधानी मरंदै थी। हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, है ना। चोल, पांड्य और चेर, चोल की राजधानी तंजौर, पांड्य की राजधानी मदुरै, चेर की राजधानी मरंदै, ये तीनों राजवंशों, ये तीनों राज्यों की राजधानी थी। इससे आगे चलते हैं तो चोल, पांड्य और चेर, इन तीनों के बारे में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ से जानकारी मिलती है, जिसका नाम है संगम साहित्य। संगम साहित्य से हमें चोल, पांड्य एवं चेर के बारे में जानकारी मिलती है। संगम का मतलब होता है मिलन, लेकिन मिलन मतलब ब्याह वाला मिलन नहीं समझिएगा। जब पूरे भारतवर्ष के और मुख्य रूप से दक्षिण भारत के महानतम कवि आपस में एक जगह बैठकर और संगम किया करते थे, विद्वता का मंथन किया करते थे, तो उसे संगम कहा जाता था। यानी कि कवियों के सम्मेलन को, दक्षिण भारत के कवियों के सम्मेलन को, तमिल कवियों के सम्मेलन को संगम नाम दिया गया। और इस सम्मेलन में 3 सम्मेलन हुआ था। 3 सम्मेलन हुआ था और तीनों सम्मेलन में जो लास्ट सम्मेलन हुआ था, उसी में
मदुरै में हुआ था, मदुरै में तीसरा सम्मेलन। उसी में संगम साहित्य एक किताब की इतना ज्यादा दोहा और कहानी निकल के आया कि उस दोहा और कहानी को अंत में मिला दिया गया और अंततः एक किताब की रचना की गई जिसको संगम साहित्य के नाम से इतिहास में जाना गया। और इसी में चोल, पांड्य और चेर के नाम से जो लड़ाई झगड़ा होता था, इन तीनों के बीच क्या क्या मैटर था, इन तीनों का राज्य का प्रशासन कैसा था, इस सब के बारे में जानकारी मिलती है। चोल वंश के सबसे महान शासक का नाम कारैकाल था। ये सबसे महान शासक हुए चोलों के। पांड्य वंश के सबसे महान शासक का नाम नेडुंगजेलियन था। और चेर वंश का सबसे महान शासक नेडुंगचेरलादन था। नेडुंगचेरलादन। एक और महत्वपूर्ण शासक था चेर वंश का जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ, जिसका नाम था सेनगुटुब्बन। यह है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का भारत का स्थिति। और जैसे ही 300 ईस्वी में हम आते हैं वैसे ही गुप्त साम्राज्य का उदय हो जाता है। फिर से पूरे साम्राज्य को मिलाकर, फिर से छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर फिर से एक साम्राज्य बना जिसने पूरे भारतवर्ष में तहलका मचा दिया। पूरे भारतवर्ष में इतना अच्छा शासन किया 300 ईस्वी से 550 ईस्वी तक कि इस काल को भारत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और हम पढ़ेंगे, अगले सिनेमा में जानने का प्रयास करेंगे गुप्त साम्राज्य की कहानी, जिसमें हम चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त से शुरू होकर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इन सबों की कहानी हम पढ़ेंगे अगले सिनेमा में। मिलते हैं आपसे फिर अगले दिन अगले सिनेमा में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।